आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 एडी। मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए सबसे पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन अराइज करेगा दैट इज प्रिजम्पटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रिजम्पटिव बेसिस होता क्या है, प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैसे प्रॉफिट्स एंड गेन्स को कंप्यूट किया जा सकता है कोई भी बिजनेस का। देखो ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आगे जाके आपको मिलेगा, बट अभी आपका जो फोकस होना चाहिए दैट इज ऑन द वर्ड ऑफ बिजनेस। फिर बता रहा है दैट इज ऑन द वर्ड ऑफ बिजनेस। ऑफ बिजनेस वर्ड के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। मैंने जब स्टेटमेंट बताया था, स्टेटमेंट में क्या बताया सेक्शन नंबर 44 एडी के अंडर जो स्पेशल प्रोविजन मेंटेन होता है वो स्पेशल प्रोविजन को अप्लाई करते हुए बिजनेस का प्रॉफिट्स एंड गेन्स को कंप्यूट किया जा सकता है प्रिजम्पटिव बेसिस पे। केवल बिजनेस का प्रॉफिट्स एंड गेन्स को प्रिजम्पटिव बेसिस पे कंप्यूट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग स्पेशल प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 44 एडी। मतलब अगर प्रोफेशन का प्रॉफिट्स एंड गेन्स प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो सेक्शन नंबर 44 एडी आपको मदद नहीं करेगा। इज देयर एनी स्पेशल सेक्शन फॉर प्रोफेशन? यस, सेक्शन नंबर 44 एडी ए। सेक्शन नंबर 44 एडी ए बताता है कि सेक्शन नंबर 44 एडी ए के अंडर स्पेशल प्रोविजन है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशन ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। बात समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेक्शन नंबर 44 एडी जिसके बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया, सेक्शन नंबर 44 एडी स्पेशल प्रोविजन बताता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। तो हर एक बिजनेस का प्रॉफिट्स एंड गेन्स को प्रिजम्पटिव बेसिस पे कंप्यूट करने के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी का स्पेशल प्रोविजन अप्लाई होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 44 एडी को जब डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे तब देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को छोड़ के बाकी सारा बिजनेस के ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी अप्लाई होता है। सेक्शन नंबर 44 एडी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का अगर प्रॉफिट्स एंड गेन्स को कंप्यूट करना है प्रिजम्पटिव बेसिस पे तो सेक्शन नंबर 44 एडी का स्पेशल प्रोविजन आपको मदद नहीं करेगा। इज देयर एनी अदर स्पेशल सेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस? यस, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड सेक्शन नंबर 44 एई। सेक्शन नंबर 44 एई का स्पेशल प्रोविजन को अप्लाई करते हुए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का प्रॉफिट्स एंड गेन्स को प्रिजम्पटिव बेसिस पे कंप्यूट किया जा सकता है। बात समझ में आया? एक बात क्लियर हो गया, तीनों सेक्शंस सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता है दैट इज सेक्शन नंबर 44 एडी, सेक्शन नंबर 44 एडी ए एंड सेक्शन नंबर 44 एई। एंड ये तीनों सेक्शंस बात करता है ऑन द कॉन्सेप्ट हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। सेक्शन नंबर 44 एडी बात करता है हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस अदर देन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। सेक्शन नंबर 44 एडी ए बात करता है हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशन ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। एंड सेक्शन नंबर 44 एई बात करता है हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। बात क्लियर? नाउ अभी हम लोग फोकस करेंगे ऑन सेक्शन नंबर 44 एडी। सेक्शन नंबर 44 एडी को हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे। आइए सेक्शन नंबर 44 एडी का डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग में क्या लिखा गया, स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। केवल बिजनेस का प्रॉफिट्स एंड गेन्स को कंप्यूट किया जाएगा ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस पे बाय अप्लाइंग द स्पेशल प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 44 एडी, बट हर एक बिजनेस का नहीं। इसके बारे में कहां मिलेगा? आइए हम लोग एलिजिबल बिजनेस का डेफिनेशन को देखते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, एक्सप्लेनेशन मिला आपको। आइए एक्सप्लेनेशन में एलिजिबल बिजनेस एंड एलिजिबल एसएससी दोनों वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है। पहले हम लोग एलिजिबल एसएससी का एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे, देन हम लोग एलिजिबल बिजनेस का एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। आइए एलिजिबल एसएससी का एक्सप्लेनेशन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। एलिजिबल एसएससी का एक्सप्लेनेशन में दो क्लॉज डाला गया है, क्लॉज 1 क्लॉज 2, एंड दोनों के बीच में एक एंड है, मतलब क्यूमुलेटिव कंडीशंस है। क्लॉज 1 क्लॉज 2 दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करने में एक एसएससी एलिजिबल एसएससी बनेंगे एज पर सेक्शन नंबर 44 एडी। आइए दोनों कंडीशंस को एक बार स्टडी करते हैं। नंबर 1 लिखा गया एन इंडिविजुअल Hindu undivided family or a partnership firm who is a resident but not a limited liability partnership firm as defined under clause N of subsection 1 of section 2 of the LLP Act 2008। देखिए, इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अगर रेसिडेंट है तो एलिजिबल एसएससी बन सकता है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर 2। तो क्लॉज नंबर 2 में कौन सा कंडीशन को स्पेसिफाई किया गया है? क्लॉज नंबर 2 बता रहे हैं हैज नॉट क्लेम्ड डिडक्शन, मतलब इधर टू इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट और नहीं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु इज अ रेसिडेंट और नहीं तो पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हु इज अ रेसिडेंट हैज नॉट क्लेम्ड डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन क्लेम नहीं किया? अंडर एनी ऑफ दीज सेक्शंस
10A, 10AA, 10B, 10BA। तो 10A, 10AA, 10B, 10BA के अंडर जो डिडक्शंस अवेलेबल होता है वो डिडक्शन क्लेम नहीं किया है। और डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। देखो ये जो हेडिंग सी दिया गया ना, हेडिंग सी अंडर चैप्टर 6 से, इसका मतलब होता है सेक्शन नंबर 80HH टू सेक्शन नंबर 80 RRB। हेडिंग सी के अंडर इतना सेक्शंस गवर्न होता है। 80HH टू 80 RRB जब आप डिडक्शंस का चैप्टर स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा। हेडिंग सी के अंडर आता है 80HH टू 80 RRB। बताया जा रहा है अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है, और नहीं तो कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेसिडेंट है, और नहीं तो कोई पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अगर रेसिडेंट है, एंड इन तीनों में कोई भी जो एलिजिबल एसएससी बनना चाहते हैं वो अगर डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, कौन सा डिडक्शन, 10A, 10AA, 10B, 10BA का डिडक्शन क्लेम नहीं किया, और 80HH टू 80 RRB का डिडक्शन क्लेम नहीं किया, तब एलिजिबल एसएससी बन जाएंगे। बात समझ में आया? तो इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ये तीनों का रेसिडेंट होना जरूरी है। ये तीनों अगर क्लेम नहीं किया है डिडक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA और 80HH टू 80 RRB का, तब एलिजिबल एसएससी बन जाएंगे। बात क्लियर? नाउ एलिजिबल बिजनेस का मतलब क्या है? एलिजिबल बिजनेस के बारे में लिखा गया है एलिजिबल इज बिजनेस मींस, दो क्लॉजेस मेंशन किया गया है, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, एंड दोनों के बीच में एक एंड दिया गया है, मतलब क्लॉज 1 क्लॉज 2 दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा टू बिकम एलिजिबल बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर एलिजिबल बिजनेस बनना चाहते हैं एज पर सेक्शन नंबर 44 AD, तो एक्सप्लेनेशन बी के अंडर जो क्लॉज 1 क्लॉज 2 दोनों कंडीशंस दिया गया है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर बिजनेस को टू बिकम एलिजिबल बिजनेस एज पर सेक्शन नंबर 44 AD। क्लॉज 1 कौन सा कंडीशन बता रहे? क्लॉज 1 बता रहे एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस एलिजिबल बिजनेस बन सकता है एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस रेफर टू इन सेक्शन नंबर 44 AE। तो सेक्शन नंबर 44 AE में जो प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस के बारे में रेफर किया गया, उसको छोड़ के कोई भी बिजनेस, इसका मतलब होता है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को छोड़ के कोई भी बिजनेस एलिजिबल बिजनेस बन सकता है एज पर सेक्शन नंबर 44 AD। प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, जिसके बारे में डेडिकेटेड सेक्शन है सेक्शन नंबर 44 AE। अगर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का प्रॉफिट्स एंड गेन्स प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो मदद करेगा सेक्शन नंबर 44 AE। इसीलिए सेक्शन नंबर 44 AD का स्कोप से ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को बाहर किया गया है। एलिजिबल बिजनेस का डेफिनेशन में वही आपको दिखाई दे रहे हैं, बता रहे एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस रेफर टू इन सेक्शन नंबर 44 AE। बात समझ में आया? एंड मतलब और एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या कंडीशन? हुज टोटल टर्नओवर, मतलब कोई भी बिजनेस एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, उसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट in the previous year does not exceed an amount of 2 crore rupees। मतलब कोई भी बिजनेस एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अगर एलिजिबल बिजनेस बनना चाहते तो 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर में वो एलिजिबल बिजनेस बनना चाहते हैं। बात समझ में आया? तो कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर कोई एक बिजनेस एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एलिजिबल बिजनेस बनना चाहते तो उसका टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, अप टू 2 करोड़ होना चाहिए। बात समझ में आया? नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 44 AD सबसेक्शन 1 को। आइए सेक्शन नंबर 44 AD सबसेक्शन 1 को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज सेक्शन नंबर 44 AD सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 को डिटेल में एनालिसिस करने के पहले एक बार हम लोग अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे प्रिजम्पटिव वर्ड का मीनिंग को। प्रिजम्पटिव वर्ड एक एडजेक्टिव है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच का एंगल से स्टडी करोगे तो प्रिजम्पटिव एक एडजेक्टिव है। प्रिजम्पशन एक नाउन है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करके कोई आइडिया को सही मान लेना, इसको बताया जाता है प्रिजम्पशन, जो एक नाउन है। एंड प्रिजम्पटिव वर्ड जो एडजेक्टिव है उसका मीनिंग होता है ऑफ द नेचर ऑफ प्रिजम्पशन। हिंदी में बोलेंगे तो अनुमान से सिद्ध, और भी सिंप्लीफाइड वे में बोलेंगे तो अनुमानिक। तो आपको समझना पड़ेगा प्रिजम्पटिव वर्ड को टैक्सेशन व्यू पॉइंट से कैसे यूज किया गया है, वो हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने के टाइम में समझ पाएंगे। आइए सबसेक्शन 1 को डिटेल में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 1 में लिखा गया है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रारी कंटेंट इन सेक्शंस 28 to 43 से।
मतलब सेक्शन नंबर 44 एडी के अंडर जो प्रोविजंस मेंशन्ड है, जो बेसिकली आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे, वो प्रोविजंस के साथ अगर सेक्शन नंबर 28 से सेक्शन नंबर 43 सी के अंडर जो प्रोविजंस है, वो सारा प्रोविजंस का नहीं तो उसमें से कोई भी एक प्रोविजंस का अगर कंट्राडिक्शन अराइज करता है, किसके साथ किसका कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 44 एडी के अंडर जो प्रोविजंस मेंशन्ड है, वो प्रोविजंस के साथ सेक्शन नंबर 28 से सेक्शन नंबर 43 सी के अंडर जो प्रोविजंस मेंशन्ड है, वो सारा प्रोविजंस का नहीं तो उसमें से कोई एक प्रोविजंस का अगर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करता है, इन केस आप क्या करोगे, आप सेक्शन नंबर 28 से सेक्शन नंबर 43 सी के अंडर जो प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस को इग्नोर करोगे एंड सेक्शन नंबर 44 एडी में जो प्रोविजंस मेंशन किया गया है, वो प्रोविजंस को फॉलो करते हुए पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करोगे। बात आपको समझ में आ गया। सेक्शन नंबर 44 एडी सेक्शन नंबर 28 से सेक्शन नंबर 43 सी को ओवरराइड कर दिया। क्लियर है यहां तक? देखिए कॉन्ट्राडिक्शन कैसे अराइज करेगा आगे जाके आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। सेक्शन नंबर 44 एडी के अंडर प्रोबेबिलिटी के बेस पे प्रॉफिट्स एंड गेन्स को कंप्यूट किया जाएगा, मतलब एक्चुअल बेसिस पे कंप्यूट नहीं किया जाएगा। इसीलिए सेक्शन नंबर 28 से सेक्शन नंबर 43 सी को आप इग्नोर करोगे। प्रोबेबिलिटी के बेस पे कंप्यूट किया जाएगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स को, एक्चुअल के बेस पे कंप्यूट नहीं किया जाएगा, इसीलिए आपको इग्नोर करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 28 से सेक्शन नंबर 43 सी को। चलिए आगे हम लोग डिटेल में स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया, इन द केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल एसएससी का मतलब आप लोग जानते ही हो। देखो एलिजिबल एसएससी का मतलब होता है इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, एक्सक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, बट ये तीनों का रेसिडेंट होना जरूरी है। अगर इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, एक्सक्लूडिंग एलएलपी रेसिडेंट है एंड ये तीनों ने क्या नहीं किया, ये तीनों ने सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA के अंडर जो डिडक्शंस अवेलेबल है उसको क्लेम नहीं किया, नंबर 1। और सेक्शन नंबर 80 HH से सेक्शन नंबर 80 RRB के अंडर जो डिडक्शंस अवेलेबल है उसको क्लेम नहीं किया, तो क्या बन जाएंगे, इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी जो लोग रेसिडेंट है वो एलिजिबल एसएससी बन जाएंगे। बात क्लियर था ना? नाउ एलिजिबल एसएससी अगर एंगेज्ड है इन एन एलिजिबल बिजनेस, अभी एलिजिबल बिजनेस का मतलब क्या होता है वो भी आप लोग जानते हो। एलिजिबल बिजनेस का मतलब होता है कोई भी बिजनेस, एक्सक्लूडिंग कोई भी बिजनेस, एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, बट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसका टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस नहीं करना चाहिए, अप टू 2 करोड़ होना चाहिए, तभी एलिजिबल बिजनेस बनेंगे। तो लिखा हुआ है अगर एलिजिबल एसएससी एलिजिबल बिजनेस में एंगेज्ड है, a sum equal to 8% of the total turnover or gross receipts of the SSC in the previous year on account of such business, or as the case may be a higher sum than aforesaid sum claimed to have been earned by an eligible SSC shall be deemed to be the profits and gains of such business chargeable to tax under that PGBP। मतलब क्या बताया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है अगर एलिजिबल एसएससी एलिजिबल बिजनेस में एंगेज्ड है तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी टर्नओवर है वो टर्नओवर का 8% आप पीजीबीपी इनकम मान लो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी टर्नओवर है वो टर्नओवर का जो भी टर्नओवर है, जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स का 8% आप पीजीबीपी इनकम मान लो। एक्चुअल में आपका पीजीबीपी इनकम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट आप मान लो एटलीस्ट 8% आपका पीजीबीपी इनकम, और उसके बेस पे आप टैक्स पे करोगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए मैंने बताया था प्रिजम्पशन का मतलब होता है एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप मान रहे हो कि आपका प्रॉफिट्स और गेन्स 8% है एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, हो सकता है उससे कम है, हो सकता है उससे ज्यादा है, बट आपने प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करके 8% को सही मान लिया, इसीलिए प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। बात क्लियर हो रहा है क्या बता रहे हैं? तो 8% आपने मान लिया। हाँ, अगर आप ज्यादा डिक्लेयर करना चाहते हो तो ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हो, बट कम डिक्लेयर नहीं कर सकते हो अंडर सेक्शन 44 एडी। इसीलिए लिखा गया था ए सम हायर देन, आपको मिला ए सम हायर देन, इधर तो 8% मान लो, नहीं तो ए सम हायर देन द अफोर्सेड सम क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय एन एलिजिबल एसएससी। तो अगर आप ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हो, ज्यादा टैक्स पे करना चाहते हो, तो वो तो अच्छा ही बात है, अब ज्यादा डिक्लेयर करो, बट एटलीस्ट 8% आपको सेक्शन नंबर 44 एडी के अंडर डिक्लेयर करना पड़ेगा। बात यहाँ क्लियर हो गया। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपका माइंड में सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज करना चाहिए दैट इज कोई भी एसएससी क्यों फॉलो करेगा सेक्शन नंबर 44 एडी को। सेक्शन नंबर 44 एडी फॉलो करने में क्या एडवांटेज मिलेगा एसएससी को? एडवांटेज अंडरस्टैंड करने के लिए एसएससी को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो सारा एसएससी फॉलो कर रहे, ये अज्यूम कर रहे जो सारा एसएससी 5 से 8% का एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे पर ईयर ऑन ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर। फर्स्ट कैटेगरी में अज्यूम कर रहे वो सारा एसएससी फॉलो कर रहे जो एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे 5 से 8% पर ईयर ऑन टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स।
सेकेंड कैटेगरी में एज्यूम कर रहे वो सारा एसेसेस फॉल कर रहे जो बेसिकली टर्नओवर के ऊपर और ग्रॉस रिसिप्ट्स के ऊपर एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे पर ईयर 8 से 12%। अगेन आई एम सेइंग फर्स्ट कैटेगरी में एज्यूम कर रहे वो सारा एसेसेस फॉल कर रहे जो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे 5 से 8% ऑन ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर पर ईयर। सेकेंड कैटेगरी में एज्यूम कर रहे वो सारा एसेसेस फॉल कर रहे जो एसेसेस बेसिकली टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स के ऊपर 8 से 12% का एवरेज प्रॉफिट पर ईयर अर्न कर रहे। तो बताइए मुझे सेकंड कैटेगरी में जो सारा एसेसेस फॉल किया उनके लिए सेक्शन नंबर 44 एडी एडवांटेजियस है, क्योंकि वो एक्चुअल में अर्न कर रहे 8 से 12%, बट वो डिक्लेयर करेगा मिनिमम 8% जो सेक्शन नंबर 44 एडी ने बताया। सेक्शन नंबर 44 एडी ने बताया मिनिमम 8% डिक्लेयर करो। अगर ज्यादा डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपका मर्जी है, ज्यादा आप डिक्लेयर कर सकते हो, बट मिनिमम 8% डिक्लेयर करना ही है। जो सारा एसेसेस एक्चुअल में अर्न कर रहे 8 से 12% का प्रॉफिट और मोर देन दैट ऑन ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर, उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए टू डिक्लेयर मिनिमम 8% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर एज पर सेक्शन नंबर 44 एडी, उनके लिए इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है, वो तो ऑप्ट करेगा ही सेक्शन नंबर 44 एडी। बट जो सारा एसेसेस एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न कर रहे 5 से 8% और लेस देन दैट ऑन ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर, उनको अगर सेक्शन नंबर 44 एडी का मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करने के बारे में बताया जाएगा, वो क्यों फॉलो करेगा सेक्शन नंबर 44 एडी? क्योंकि उनके लिए तो डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। देखो उनके लिए भी डिसएडवांटेजेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 44 एडी को बनाया गया है स्मॉल टैक्स पेयर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कंप्लायंस बर्डन इज अ ह्यूज बर्डन। स्मॉल टैक्स पेयर मोर फोकस करना चाहते हैं बिजनेस के ऊपर, लेस ऑन कंप्लायंस बर्डन, और मोर फोकस ऑन बिजनेस लेस फोकस ऑन कंप्लायंस बर्डन। इसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन नंबर 44 एडी को बनाया गया। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर जो सारा एसेसेस 5 से 8% नहीं तो लेस देन दैट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ऑन ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर, वो अगर एक्चुअल प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते तो उनको तो फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 28 से सेक्शन नंबर 43 सी एंड सेक्शन नंबर 30 से सेक्शन नंबर 37 1 के अंडर जो सारा डिडक्शंस का प्रोविजन है वो भी कंप्लाई करना है। बट एक छोटा एसएससी के लिए सेक्शन नंबर 30 से सेक्शन नंबर 37 1 का डिडक्शंस का प्रोविजंस को कंप्लाई करना बहुत ही मुश्किल बात है। तो जो सारा स्मॉल टैक्स पेयर है वो अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 5 से 8% और लेस देन दैट ऑन ग्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर, वो अगर एक्चुअल प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहेगा तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट मेंटेन करना पड़ेगा एंड सेक्शन नंबर 28 से सेक्शन नंबर 43 सी का रिगोरस प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप 8% डिक्लेयर कर दो एंड कंप्लायंस बर्डन से मुक्त हो जाओ। बात समझ में आ गया? तो दिस इज द बेसिक फिलोसफी ऑफ सेक्शन नंबर 44 एडी। फ्रॉम दिस बेसिक फिलोसफी आपको कुछ हिंट्स भी समझ में आ रहे हैं। कौन सा हिंट्स? कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस हाउस 8% और मोर देन 8% का एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कर पाए। बिजनेस हाउस बैक एंड कैलकुलेशन में देख पा रहे एट द एंड ऑफ द ईयर कि पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 8% और मोर देन 8% का प्रॉफिट अर्न कर पाए, तो बिजनेस हाउस वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट करेंगे। सेक्शन नंबर 44 एडी अडॉप्ट करने में बिजनेस हाउस मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे एंड मिनिमम 8% प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करेंगे, जो टैक्स कंपैरेटिवली लेस होगा देन टैक्स ऑन एक्चुअल प्रॉफिट। अगर एक्चुअल प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं बिजनेस हाउस, उसके ऊपर जो टैक्स आता है वो टैक्स से कंपैरेटिवली लेस टैक्स होगा, 8% प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स आएगा वो टैक्स। बात समझ में आ रहा है? ऑन द अदर हैंड कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में सेम बिजनेस हाउस एक्चुअल बेसिस पे लेस देन 8% प्रॉफिट अर्न कर पाया। सेम बिजनेस हाउस कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का एंड में एक्चुअल बेसिस पे जब प्रॉफिट को बैक एंड कैलकुलेशन में देख पा रहे वो दिखाई दे रहे लेस देन 8%, तो पर्टिकुलर बिजनेस हाउस वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन नंबर 44 एडी अडॉप्ट करने में मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड उनके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए वो पर्टिकुलर बिजनेस हाउस वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए एक्चुअल बेसिस पे प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे जो लेस देन 8% है एंड वो लेस देन 8% प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करेंगे। बात आपको समझ में आ रहा है? इसमें टैक्स का जो कॉन्सिक्वेंस है वो लेजर हो जाएगा। मतलब स्मॉल टैक्स पेयर सेक्शन नंबर 44 एडी को यूज कर रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट टू इवेट टैक्स, बट लॉ मेकर ऐसा ऑब्जेक्टिव से सेक्शन नंबर 44 एडी को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। लॉ मेकर का मेन ऑब्जेक्टिव था टू हेल्प स्मॉल टैक्स पेयर, मतलब स्मॉल टैक्स पेयर का फोकस होना चाहिए मोर ऑन बिजनेस लेस ऑन कंप्लायंस। इसी ऑब्जेक्टिव से स्मॉल टैक्स पेयर को हेल्प करने के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट स्मॉल टैक्स पेयर ने सेक्शन नंबर 44 एडी को फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी जैसा यूज कर रहे, कभी सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट कर रहे, कभी सेक्शन नंबर 44 एडी से बाहर आ रहे, अपना फायदा के लिए, गवर्नमेंट का फायदा के लिए नहीं। बात समझ में आ रहे? तो लॉ मेकर ऐसा अलाउ नहीं किया है, इसीलिए अब आगे जाके स्टडी करोगे कि फ्लिप फ्लॉप नहीं चलेगा।
मतलब कभी आप सेक्शन नंबर 4480 अडॉप्ट करोगे, कभी बाहर आ जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे। बात आपको समझ में आ गया? एंड नेक्स्ट आपको जो पैराग्राफ मिलेगा, दिस पैराग्राफ इज बेसिकली ये प्रोवाइसो। आप नेक्स्ट पैराग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है प्रोवाइडेड दैट वर्ड से। मतलब सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 में आपने जो कंटेंट स्टडी किया, वो कंटेंट का एक्सेप्शन मिलेगा नीचे वाला पैराग्राफ जो मैंने प्रोवाइसो के रूप में आइडेंटिफाई किया है। बात समझ में आ गया? दिस प्रोवाइसो वाज बेसिकली एन अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2017 अंडर subsection 1 of section number 44 AD of the Income Tax Act 1961। सेक्शन नंबर 44 AD सबसेक्शन 1 के अंडर प्रोवाइसो के रूप में एक अमेंडमेंट डाला गया था बाय द फाइनेंस एक्ट 2017। आइए प्रोवाइसो को स्टडी करते हैं। प्रोवाइसो में क्या लिखा गया है? प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन मतलब सेक्शन नंबर 44 AD सबसेक्शन 1 के बारे में बात हो रहा है। बेसिकली प्रोवाइसो में एक्सेप्शन डाला गया है। किसका एक्सेप्शन? सेक्शन नंबर 44 AD सबसेक्शन 1 में जो कंटेंट है वो कंटेंट का एक्सेप्शन। इसीलिए सबसेक्शन 1 को रेफर किया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल हैव इफेक्ट as if the words 8%, the words 6% had been substituted in respect of the amount of total turnover or gross receipts which is received by an account pay check। This is number 1। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, by an account pay check number 1। नेक्स्ट, or an account pay bank draft number 2, or use of electronic clearing system through a bank account, this is number 3। इसके बाद और एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। मतलब अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इन दिस प्लेस बाय द फाइनेंस एक्ट 2019। फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है और अमेंडमेंट में बताया गया है और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब थ्रू ए बैंक अकाउंट के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हम लिख रहे हैं आपके लिए, अब मेरा साथ लिखिए, और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, such other electronic mode as may be prescribed, as may be prescribed। तो बेसिकली बैंकिंग चैनल के बारे में बात हो रहा है। तो आपके माइंड में सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन अराइज हो रहा है दैट इज प्रोवाइसो कैसे एक्सेप्शन बना सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 का। देखो सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 जब स्टडी किए थे, मैंने बताया था अगर कोई बिजनेस हाउस कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी अडॉप्ट करे तो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट किया जा रहा है, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो बिजनेस हाउस जो भी ग्रॉस और रिसिप्ट और टर्नओवर अचीव किया है, वो ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर का मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये बात मैंने बताया था। बट एक्सेप्शन क्या बता रहे? एक्सेप्शन बता रहे मतलब प्रोवाइसो बता रहे 8% की जगह 6% प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर सकते हो मिनिमम, अगर आपने ग्रॉस और रिसिप्ट और टर्नओवर को बैंकिंग चैनल के थ्रू अचीव किया तो। मतलब जो भी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट किया गया था बाय द एसएससी, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए एट फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करो टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट का क्वांटम। एट फर्स्ट अब आइडेंटिफाई करो जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट किया गया था, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट का क्वांटम। देन आप आउट ऑफ दैट क्वांटम हाउ मच वाज रिसिप्ट बाय द एसएससी थ्रू बैंकिंग चैनल, ये पोर्शन को आप आइडेंटिफाई करो। क्या बता रहे? एट फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई किया जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट किया गया था, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट का क्वांटम। देन आपने आइडेंटिफाई किया आउट ऑफ दैट टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट हाउ मच वाज रिसिप्ट बाय द एसएससी थ्रू बैंकिंग चैनल। क्योंकि देखो टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट को अगर एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है तो हो सकता है आउट ऑफ दैट टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एक पोर्शन को अभी तक रिसिप्ट नहीं किया गया है बाय द एसएससी एंड एक पोर्शन को रिसिप्ट ऑलरेडी किया गया है। तो जो पोर्शन को रिसिप्ट किया गया था वो पोर्शन के अंडर कितना बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट किया गया है, कितना कैश के थ्रू रिसिप्ट किया गया है। मैंने बताया, क्या बता रहे? समरी फिर से ले रहे। जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट किया गया था, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट कितना था एट फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करो एंड सेकंड स्टेज में आप आइडेंटिफाई करो आउट ऑफ दैट टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट हाउ मच वाज रिसिप्ट बाय द एसएससी थ्रू बैंकिंग चैनल।
तो जो पोर्शन को बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव किया गया था वो पोर्शन के ऊपर आप 6% अप्लाई करो। मतलब जो पोर्शन को बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव किया गया था आउट ऑफ दैट टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, वो पोर्शन के ऊपर मिनिमम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करो एंड बैलेंस जो पोर्शन है उसके ऊपर मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करो। यही मीनिंग बन रहा है। बात आपको समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? जो पोर्शन को बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव किया गया था आउट ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में सेक्शन नंबर 4480 को अडॉप्ट किया गया है, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट का जो पोर्शन को बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव किया गया था बाय द एसएससी, वो पोर्शन के ऊपर मिनिमम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करो। मिनिमम 6%, उससे ज्यादा आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपका मर्जी है, बट मिनिमम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड बैलेंस जो है, बैलेंस का मतलब क्या है? टोटल टर्नओवर में से जितना पोर्शन कैश के थ्रू रिसीव किया गया है एंड जितना पोर्शन हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड, वो सारा पोर्शन को हम लोग बैलेंस बता रहे हैं। जो पोर्शन को कैश के थ्रू रिसीव किया गया है एंड जो पोर्शन को अभी तक रिसीव नहीं किया गया बाय द एसएससी, वो दोनों को हम लोग एक साथ बैलेंस बता रहे हैं। बैलेंस के ऊपर आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। बात आपको क्लियर हुआ है अभी तक? अच्छा, आगे जाके हम लोग उदाहरण लेंगे तब नीचे जो बात दिया गया है वो आपको समझ में आएगा। देखिए नीचे क्या लिखा गया था, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और before the due date specified in subsection 1 of section number 139 in respect of that previous year। देखो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 बेसिकली रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट के बारे में बात करता है, और बाकी जो बात यहाँ पे लिखा गया है वो तब समझ में आएगा जब हम उदाहरण लेंगे। इतना आपको बता दिया कि सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 में रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट के बारे में बताया जाता है। आइए हम लोग पूरा प्रोवाइसो को एक उदाहरण का हिसाब से समझते हैं। मेरा साथ उदाहरण को आप लोग नोट डाउन करो। क्लियर? प्रीवियस ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में हम लोग एग्जाम्पल को क्रिएट करेंगे। आप मुझे बताइए प्रीवियस ईयर 2020-21 स्टार्ट कब होता है एंड एंड कब होता है? प्रीवियस ईयर 2020-21 स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है? आप क्या बताओगे? 1 अप्रैल 2020 में स्टार्ट होता है प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस ईयर जाके एंड होता है 31 मार्च 2021 का डेट में। अच्छा, 2021 प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में जो भी इनकम अर्न किया गया है वो इनकम के रेस्पेक्ट में रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न कब फाइल होगा? रिटर्न फाइल होगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर एंड होने में प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में रिटर्न फाइल करना है। तो प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2021 में एंड हो रहे हैं। नेक्स्ट जो डेट है दैट इज द नेक्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 2021 वुड बी द नेक्स्ट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में जो भी इनकम अर्न किया गया वो इनकम के रेस्पेक्ट में रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट ऑब्वियसली फॉल करेगा नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर मतलब असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा असेसमेंट ईयर? 2021 प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में जो असेसमेंट ईयर है दैट इज 2021-22। तो 21-22 असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल किया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 2020-21। अच्छा, अलग अलग एसएससी के लिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट अलग अलग होता है। हम लोग जब डिटेल में स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 तब आपको पता चलेगा। मान लीजिए वो पर्टिकुलर एसएससी का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट इज 31 जुलाई, तो मैंने यहाँ पे लिख रहे 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई 2021 वुड बी द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ड्यू डेट फॉर आरओआई। आरओआई का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट फॉर आरओआई और रिटर्न ऑफ इनकम के लिए ड्यू डेट। अच्छा, जो पर्टिकुलर एसएससी को लेकर बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एसएससी पीजीपीपी इनकम अर्न किया है प्रीवियस ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में एंड वो चाहते हैं कि उसका पीजीपीपी इनकम के ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी वो अडॉप्ट कर पाए। वो कब अडॉप्ट कर पाएगा? जब वो एलिजिबल एसएससी बनेंगे एंड एलिजिबल बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो एलिजिबल बिजनेस कैरी ऑन कर रहे थे एंड वो एलिजिबल एसएससी का डेफिनेशन में भी फॉल किया, तो इसीलिए वो सेक्शन नंबर 44 एडी अडॉप्ट करना चाहते हैं एंड उनके लिए पॉसिबल है सेक्शन नंबर 44 एडी अडॉप्ट करना। नाउ अभी हम आपको डेटा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर एलिजिबल एसएससी ने एलिजिबल बिजनेस कैरी ऑन करते हुए कितना इनकम अर्न किया है। टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट का फिगर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट का फिगर प्रीवियस ईयर 2020-21 के रेस्पेक्ट में टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जो अर्न किया है एसएससी ने
gross receipt, and that figure is 50 lakhs, rupees 50 lakhs. आउट ऑफ 50 lakhs, अच्छा 50 lakhs को एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, 50 lakhs को एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट किया गया, एक्रूअल बेसिस पे. नाउ out of rupees 50 lakhs, how much was received by the SSC through banking channel at the first stage, वो फिगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मैंने जब थ्योरी डिस्कस किया था आपके साथ, थ्योरी डिस्कस करने के टाइम में बताया था जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट किया गया है, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जो भी अचीव किया गया था बाय द एसएससी, out of that total turnover or gross receipt, how much was received by the SSC through banking channel at the first stage, वो आप आइडेंटिफाई करो. इसीलिए जो 50 lakhs का टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट देख रहे हो वो तो एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है. ये तो जरूरी नहीं है ना कि 50 lakhs को रिसिप्ट भी किया गया है. 50 lakhs टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट को अचीव किया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 50 lakhs रिसिप्ट हो चुका है. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आउट ऑफ रुपीज 50 lakhs हाउ मच वाज योर रिसिप्ट थ्रू बैंकिंग चैनल. देखो रिसिप्ट जो हुआ है जरूरी नहीं है हर एक पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट हुआ है, हो सकता है कुछ पैसा कैश के थ्रू रिसिप्ट हुआ है. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाउ मच वाज योर रिसिप्ट थ्रू बैंकिंग चैनल. वो फिगर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरा साथ नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए. आउट ऑफ रुपीज 50 lakhs, $50 lakhs क्या है? टोटल टर्नओवर और नहीं तो ग्रॉस रिसिप्ट. आउट ऑफ रुपीज 50 lakhs आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाउ मच वाज रिसिव्ड बाय द एसएससी थ्रू बैंकिंग चैनल. हम आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं. आउट ऑफ रुपीज 50 lakhs, 20 lakhs was received up to 31st March 2021. 31st March 2021 के डेट तक 20 lakhs रिसिप्ट हो चुका है, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आउट ऑफ रुपीज 20 lakhs हाउ मच वाज रिसिप्ट थ्रू बैंकिंग चैनल एंड हाउ मच वाज रिसिप्ट थ्रू अदर चैनल, मतलब कैश. वो फिगर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. आउट ऑफ रुपीज 20 lakhs, are received up to 31st March 21, rupees 15 lakhs was received through cash. थ्रू कैश. क्लियर? इसका मतलब हो गया आउट ऑफ रुपीज 20 lakhs 5 lakhs was received थ्रू बैंकिंग चैनल. तो वही बात हम लिखेंगे आउट ऑफ रुपीज 20 lakhs received up to 31st March 2021, rupees 5 lakhs was received थ्रू बैंकिंग चैनल. बैंकिंग चैनल के बारे में डिटेल में हम आएंगे बाद में. अभी आपका ध्यान जाना चाहिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तक. मैंने आपके साथ जब डिस्कस किया था प्रोवाइसो को, कौन सा प्रोवाइसो, सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अंडर जो प्रोवाइसो है, वो प्रोवाइसो को जब आपके साथ मैंने डिस्कस किया था तो आपको एक रेफरेंस मिला था सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 का. एंड मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 के अंडर आपको डिटेल प्रोविजन मिलेगा अबाउट लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. नाउ जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट किया गया है बाय द एसएससी, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जो भी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट को अचीव किया गया है बाय द एसएससी, आउट ऑफ दैट टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट हाउ मच वाज रिसिव्ड बाय द एसएससी, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ये मैंने बताया था.
बट कौन सा डेट तक रिसिप्ट होने में आप फिगर को कंसिडर करोगे ये मैंने नहीं बताया था। नाउ आई विल टेल यू। जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 4480 को अडॉप्ट किया गया था, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का जो भी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट है, आउट ऑफ दैट टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, हाउ मच वाज रिसिप्ट बाय द एसएससी up to the due date of filing of return of that particular previous year for which section number 4480 was adopted, वो डेट तक फिगर जितना रिसिप्ट हुआ है वो आपको कंसिडर करना है। मतलब अगर 2021 प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में आप कंप्यूट कर रहे हो, सेक्शन नंबर 4480 का रेफरेंस ले रहे हो 2021 प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में, तो अब देखो 2021 प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट कौन सा है। अब बताओगे 2021 प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होगा असेसमेंट ईयर 21-22, तो असेसमेंट ईयर 21-22 में रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 31 जुलाई भी हो सकता है, 30 सितंबर भी हो सकता है एंड 30 नवंबर भी हो सकता है। तो आप देखो आपके लिए कौन सा ड्यू डेट एप्लीकेबल है। अगर आपके लिए ड्यू डेट एप्लीकेबल है 31 जुलाई, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 2021 में जो 50 लाख का टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अचीव किया गया था, आउट ऑफ दैट टोटल टर्नओवर ऑफ ₹50 lakhs, हाउ मच वाज रिसिप्ट बाय द एसएससी थ्रू बैंकिंग चैनल अप टू 31 जुलाई 2021। बात समझ में आ गया। अगर आपके लिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है 30 सितंबर, तो अप टू 30 सितंबर अब देखो डेटा को। अगर आपके लिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है 30 नवंबर, तो 30 नवंबर तक आप डेटा को देखो। बात यहां तक समझ में आ गया। नाउ आई विल प्रोवाइड यू कि 1 अप्रैल 2021 से अप टू 31 जुलाई 2021 तक कितना अमाउंट को रिसिप्ट किया गया है, क्योंकि 31 मार्च तक डेटा मैंने आपको दे दिया। अभी हम आपको डेटा देंगे 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक कितना अमाउंट को रिसिप्ट किया गया है आउट ऑफ रिमेनिंग ₹30 lakhs, क्योंकि 20 lakhs ऑलरेडी रिसिप्ट किया गया था 31 मार्च तक, तो 30 lakhs आउटस्टैंडिंग था। तो आउट ऑफ ₹30 lakhs कितना अमाउंट को रिसिप्ट किया गया बैंकिंग चैनल के थ्रू अप टू 31 जुलाई 2021, वो हमारा मेन मोटो होगा आइडेंटिफाई करना। एंड एट फर्स्ट हम लोग नोट डाउन स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग द पीरियड। जो पीरियड का डेटा को लेकर हम लोग काम करने वाला है, वो पीरियड को एट फर्स्ट हम लोग नोट डाउन करेंगे, देन हम लोग डेटा के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताइए कौन सा पीरियड का डेटा को लेकर हम लोग काम करने वाला है। अब बताएंगे 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक जो डेटा है वो डेटा को लेकर काम करेंगे, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक जो डेटा है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 तक जो डेटा है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया है। नेक्स्ट हम लोग काम करने वाला है 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक जो डेटा है वो डेटा को लेकर। आइए नोट डाउन स्टार्ट करते हैं। पहले पीरियड को नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 जुलाई 2021, वही हम लिख रहे हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 जुलाई 2021। 2020-21 प्रीवियस ईयर में 50 lakhs का टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अचीव किया गया था बाय द एसएससी, एंड आउट ऑफ ₹50 lakhs 20 lakhs वाज रिसिप्ट अप टू 31 मार्च 2021। मतलब विद इन प्रीवियस ईयर्स 20 lakhs रिसिप्ट भी हो चुका था, तो आउटस्टैंडिंग फिगर था 30 lakhs। वो 30 lakhs में से कितना अमाउंट अप टू 31 जुलाई 2021 बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट हुआ है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। वही डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लिखिए मेरा साथ, out of rupees 30 lakhs जो आउटस्टैंडिंग फिगर था, ब्रैकेट में अब लिख दो आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ ₹30 lakhs आउटस्टैंडिंग फिगर ₹10 lakhs was a receipt through cash। कैश के थ्रू रिसिप्ट हो चुका है 10 lakhs अप टू 31 जुलाई 2021। राइट। नेक्स्ट मेरा साथ लिखो,
out of rupees 30 lakhs, outstanding figure rupees 15 lakhs was a receipt through banking channel up to 31st July 2021. इसका मतलब बन गया आउट ऑफ रुपीज 30 lakhs, outstanding figure rupees 5 lakhs has not yet been received, has not yet been received. कौन सा डेट तक रिसिप्ट नहीं हुआ है? up to 31st July 2021, up to 31st July 2021. बात यहां तक क्लियर है? तो देखिए अप टू 31st जुलाई 2021 आउट ऑफ रुपीज 50 lakhs टोटल टर्नओवर कितना अमाउंट बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट हो चुका है, वो आप आइडेंटिफाई करो. आप क्या बताओगे? अब बताओगे आउट ऑफ रुपीज 50 lakhs टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अचीव्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21, रुपीज 5 lakhs was received through banking channel by the SSC up to 31st March 2021 and rupees 15 lakhs was received by the SSC through banking channel up to 31st July 2021. इसका मतलब बन रहा है out of rupees 50 lakhs total turnover or gross receipt achieved by the SSC during the previous year 2020-21, rupees 20 lakhs was received through banking channel up to 31st July 2021. बात यहां तक समझ में आ गया? लॉ मेकर बता रहे जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट किया गया था, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का जो भी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट है, वो टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट का कितना अमाउंट बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट हुआ है up to the due date of filing of a return of income of that particular previous year for which section number 44 AD was adopted, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम लोगों के लिए 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट था. तो 2020-21 प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट अगर 31 जुलाई 2021 एप्लीकेबल है, तो 2021 प्रीवियस ईयर में जो भी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अचीव किया गया था, उसमें से कितना अमाउंट 31 जुलाई तक बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट हुआ है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके ऊपर हम लोग 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे. तो आइए प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं. एज पर सेक्शन नंबर 44 एडी, एज पर सेक्शन नंबर 44 एडी, एज पर सेक्शन नंबर 44 एडी, सेक्शन नंबर 44 एडी, पीजीबीपी इनकम कितना बनेगा? पीजीबीपी इनकम मतलब इनकम फ्रॉम पीजीबीपी. पीजीबीपी इनकम बन रहे रुपीज 15 lakhs प्लस 5 lakhs जो बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट हुआ है अप टू 31 जुलाई 2021. उसके ऊपर हम लोग अच्छा लैक्स लिख दे रहे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा. लैक्स इंटू 6%, क्लियर, प्लस बैलेंस अमाउंट. बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या होता है? अब मुझे बताओ. बैलेंस अमाउंट का मतलब जो अमाउंट रिसिप्ट हो चुका है कैश के थ्रू एंड जो अमाउंट अभी तक रिसिप्ट नहीं हुआ है, ओ मतलब रुपीज 50 lakhs माइनस रुपीज 20 lakhs. 20 lakhs बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट हुआ है, मतलब 30 lakhs अमाउंट बैलेंस है जिसके अंदर जो रिसिप्ट हुआ है कैश के थ्रू वो भी इंक्लूडेड है एंड जो अभी तक रिसिप्ट नहीं हुआ है वो भी इंक्लूडेड है. तो सीधा हमने लिख दिया 50 माइनस 20, 30 lakhs इंटू 8%. बात आपको क्लियर हो?
ये बनेगा आपको पीजीबीपी इनकम। एंड विद दिस एंड होता है सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 का डिस्कशन। नाउ आई शैल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 2। सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 2 का डिस्कशन में आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। सबसेक्शन 2 क्या बता रहे? एनी डिडक्शन अलाउएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 30 to 38 shall for the purposes of subsection 1 be deemed to have been already given full effect to, and no further deduction अंडर दो सेक्शंस शैल बी अलाउड। दो सेक्शंस का मतलब होता है सेक्शंस 30 to 38। नाउ सबसेक्शन 2 का फुल मीनिंग क्या बन रहा है? अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया गया है, तो जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया गया है, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का जो भी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट है, आउट ऑफ दैट टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट पहले आइडेंटिफाई करना होता है हाउ मच वाज रिसिव्ड बाय द एसएससी थ्रू बैंकिंग चैनल up to the applicable due date of filing of return of income of that particular previous year for which section number 44 AD was opted, and जो बैंकिंग चैनल के थ्रू क्वांटम रिसिप्ट किया गया है, वो क्वांटम के ऊपर मिनिमम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। एंड बैलेंस जो भी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट होता है, वो बैलेंस टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट के ऊपर मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। ये लिखा हुआ था सेक्शन नंबर 44 AD सबसेक्शन 1 में। तो अगर आपने सेक्शन नंबर 44 AD सबसेक्शन 1 के अनुसार मिनिमम 6% एंड और 8% एज द केस में भी प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, तो आपको यह बात समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर सेक्शन नंबर 28 से सेक्शन नंबर 43 से एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसेक्शन 2 बता रहे सेक्शन नंबर 30 टू सेक्शन नंबर 38 के अंडर जो डिडक्शंस का प्रोविजंस अवेलेबल होता है, ये मान लो वो सारा डिडक्शंस का प्रोविजंस कंप्यूट करते हुए आपका वो 6% एंड 8% का प्रॉफिट कंप्यूटेड हुआ था। बात यहां समझ में आ रहा है क्या बता रहे? एंड नाउ चलो सबसेक्शन 2 का बेयर प्रोविजंस को और एक बार रीड करते हैं एंड अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं मेरा दिया हुआ लॉजिक के साथ सबसेक्शन 2 का बेयर प्रोविजंस कैसे सिंक्रोनाइज हो रहा है। सबसेक्शन 2 का बेयर प्रोविजंस क्या बता रहे? सबसेक्शन 2 का बेयर प्रोविजंस बता रहे एनी डिडक्शन allowable under the provisions of sections 30 to 38 shall for the purposes of subsection 1, very important point, for the purposes of subsection 1। देखो सबसेक्शन 1 का क्या पर्पसेस था, आप मुझे बताओ। सबसेक्शन 1 का पर्पसेस था मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी प्रॉफिट डिक्लेयर करना, पीजीबीपी इनकम डिक्लेयर करना मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी। तो मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी प्रॉफिट डिक्लेयर करने का पर्पसेस में ये माना जाएगा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना, बी डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी गिवन फुल इफेक्ट टू। किसका फुल इफेक्ट दिया गया है ये माना जाएगा? सेक्शन 30 to 38 का फुल इफेक्ट दिया गया है ये माना जाएगा। मतलब जब मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी प्रॉफिट डिक्लेयर किया जा रहा है, तो ये माना जाएगा डिक्लेयर करने के टाइम में सेक्शंस 30 to 38 का प्रोविजंस का फुल इफेक्ट देने के बाद ही मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर किया जा रहा है। एक्चुअल में इसका इफेक्ट नहीं दिया गया है, बट माना जाएगा इफेक्ट दिया गया है। बात यहां समझ में आ रहा है? इसका इंपैक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन में समझ में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन जब हम लोग स्टडी करेंगे सबसेक्शन 3, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो माना जाएगा बताया गया है, क्यों माना जाएगा बताया गया है। देखो सबसेक्शन 3 क्या बता रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस shall be deemed to have been calculated as if the eligible assessee had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment years। देखो जो सारा पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर्स के रेस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया गया था बाय द एसएससीज, वो सारा प्रीवियस ईयर्स के रेस्पेक्ट में एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कोई जरूरत था ही नहीं, क्योंकि अगर मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी प्रॉफिट डिक्लेयर करने का प्रोविजन ऑन टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 में डाला गया है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके करोगे क्या? एंड लीगली भी जरूरत नहीं था, क्योंकि सेक्शन नंबर 28 से सेक्शन नंबर 43 सी आपके ऊपर अप्लाई होता ही नहीं, एंड सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है, तो सेक्शन नंबर 32 भी अप्लाई नहीं होता है। तो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता ही नहीं है। जो सारा प्रीवियस ईयर्स में सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया गया था बाय द एसएससीज एंड मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी प्रॉफिट को डिक्लेयर किया गया था ऑन टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अचीव्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग सच प्रीवियस ईयर्स। अब अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो, कोई एक पर्टिकुलर एसएससी 5 consecutive previous years सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया एंड मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी प्रॉफिट को डिक्लेयर किया ऑन टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स।
सिक्स्थ प्रीवियस ईयर में जाके वो सेक्शन नंबर 44 एडी से बाहर आ गया। आप सोच के देखो, आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी प्रॉफिट डिक्लेयर किया ऑन टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अचीव्ड बाय सच एसेट्स ड्यूरिंग सच प्रीवियस ईयर्स। तो उन्होंने सेक्शन नंबर 32 के अनुसार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया ही नहीं। तो एसेट का एक्चुअल रिटर्न डाउन वैल्यू सिक्स्थ प्रीवियस ईयर का ओपनिंग में जाके मिलेगा ही नहीं। इसीलिए बताया जा रहा है कि आपने सेक्शन नंबर 44 एडी अडॉप्ट किया एंड मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी प्रॉफिट डिक्लेयर किया, वेरी गुड। बट अब बैक एंड में सेक्शन नंबर 32 के अनुसार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो एंड रिटर्न डाउन वैल्यू हर प्रीवियस ईयर का एंड में कैलकुलेट करो, ताकि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में सेक्शन नंबर 44 एडी से बाहर आ जाओ तो आपके लिए आसान होगा। जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करोगे, सेक्शन नंबर 44 एडी फॉलो नहीं करोगे, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर योर कैपिटल एसेट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, कैपिटल डेप्रिसिएबल एसेट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। बात समझ में आ रही है क्या बता रहे? वही लिखा गया है, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस shall be deemed to have been calculated as if and the eligible assessee had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment years। तो जो सारा पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर्स में आपने सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया एंड मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी प्रॉफिट डिक्लेयर किया, वो सारा प्रीवियस ईयर्स में भी आप सेक्शन नंबर 32 के अनुसार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू एंड ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये माना जाएगा। एक्चुअल में आपने कैलकुलेट नहीं किया फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 44 एडी, बट माना जाएगा आपने कैलकुलेट किया। मतलब आपने जब सिक्स्थ प्रीवियस ईयर में जाके नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करना स्टार्ट करोगे, उस टाइम में ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट का जरूरत पड़ेगा। तो उस टाइम में लॉ मेकर आपको बताएंगे, ये माना जाएगा कि आपने कैलकुलेट किया है, तो अब बताओ आपको ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट्स कितना कितना है, तो उस टाइम में आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करके रखना ही पड़ेगा। माना जाएगा आपने कैलकुलेट करके रख दिया है, इसलिए आपने कैलकुलेट करके रखो। तो सेक्शन नंबर 32 के अनुसार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो एंड रिटर्न डाउन वैल्यू वगैरह भी सेक्शन नंबर 43 के अनुसार आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपके माइंड में कंट्राडिक्शन अराइज कर सकता है। अब बता सकते हो कि सर आपने तो बताया था फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी नहीं चलेगा, कभी सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट करोगे कभी बाहर आ जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। अभी आप खुद ही बता रहे हो कि 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर्स एक पर्टिकुलर एसेसी ने सेक्शन नंबर 44 एडी को अडॉप्ट किया एंड सिक्स्थ प्रीवियस ईयर में जाके वो बाहर हो गया। देखो बाहर उन्होंने खुद नहीं हुआ, मजबूरी से बाहर होना पड़ा, क्योंकि हो सकता है एलिजिबल बिजनेस का जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन में वो फिट नहीं कर रहा है सिक्स्थ प्रीवियस ईयर में जाके, क्योंकि सच पर्टिकुलर एसेसी का टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ड्यूरिंग दिस सिक्स्थ प्रीवियस ईयर ₹2 करोड़ क्रॉस किया एंड इसीलिए सच पर्टिकुलर एसेसी का बिजनेस एलिजिबल बिजनेस का डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है एंड दैट इज व्हाई सच पर्टिकुलर एसेसी सेक्शन नंबर 44 एडी से बाहर हो गया, मजबूरी से, अपना फायदा के लिए नहीं, मजबूरी से बाहर हो गया। ये बात मैंने बताया, बात समझ में आ गया? नाउ सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 में क्या लिखा गया है स्टार्ट करते हैं। Where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provisions of this section मतलब section number 44 AD, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year, not in accordance with the provisions of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of subsection 1। मतलब क्या है, उदाहरण देने में समझ में आएगा। आओ मेरे साथ उदाहरण को स्टडी करो। एक उदाहरण बनाता है, मानो कि एक पर्टिकुलर एसेसी फॉर द फर्स्ट टाइम विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर 2020-21 सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया। व्हाट आई हैव सेड, कोई एक पर्टिकुलर एसेसी फॉर द फर्स्ट टाइम विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर 2020-21 सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया। इसका मतलब बनता है एज पर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 सच पर्टिकुलर एसेसी मिनिमम 6% एंड और मिनिमम 8% एज द केस में भी प्रॉफिट डिक्लेयर किया ऑन टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अचीव्ड बाय सच पर्टिकुलर एसेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। नाउ सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 बता रहे सच पर्टिकुलर एसेसी के ऊपर जिम्मेदारी दिया जा रहा है सच पर्टिकुलर एसेसी को आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में भी सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 का प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए अपना प्रॉफिट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग,
कोई एक पर्टिकुलर एसएससी ने अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया, मतलब सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो सच पर्टिकुलर एसएससी के ऊपर जिम्मेदारी बनता है कि सच पर्टिकुलर एसएससी को आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में भी सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 का प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अदर कंडीशंस। मतलब आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में भी उसको एलिजिबल बिजनेस कैरी ऑन करना पड़ेगा, एलिजिबल एसएससी बन के रहना पड़ेगा। अगर वो एलिजिबल एसएससी है ही नहीं, एलिजिबल बिजनेस का डेफिनेशन में फॉलो ही नहीं कर रहे आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में कहीं पे भी, तो क्या होगा, उसको फिर से सेक्शन नंबर 44 एडी ऑप्ट करने का जिम्मेदारी काम नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे? मतलब सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में भी अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अदर कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 44 एडी। बात यहां तक क्लियर हो गया? तो देखो, अगर प्रीवियस ईयर 2021 में कोई एक पर्टिकुलर एसएससी ने सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया था एंड अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, तो आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में भी उसको सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अदर कंडीशंस। आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स मतलब कौन कौन सा हम लिख रहे हैं? देखो, आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स मतलब कौन कौन सा? प्रीवियस ईयर 21, 22, प्रीवियस ईयर 22, 23, प्रीवियस ईयर 23, 24, प्रीवियस ईयर 24, 25, प्रीवियस ईयर 25, 26। बात समझ में आया? ये हो गया आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स। मेरा साथ नोट डाउन करो। मानो कि एसएससी ने 2021 में एंटर किया सेक्शन नंबर 44 एडी में एंड आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में भी उसको सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रॉफिट डिक्लेयर करना था, बट उन्होंने 21-22 में सेक्शन नंबर 44 एडी के अनुसार डिक्लेयर किया, 22-23 में भी किया, 23-24 में भी किया, बट 24-25 में भी वो कर सकता था, सारा कंडीशंस फुलफिल हो रहा था, फिर भी उन्होंने नहीं किया, बाहर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस बार पेनल्टी क्या लगाया जाएगा? बताया जा रहा है जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एसएससी ने ऐसा डिफॉल्ट किया, उसके आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स, उसका आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स मतलब कौन कौन सा? मतलब बन जाएगा प्रीवियस ईयर 25, 26, प्रीवियस ईयर 26, 27, प्रीवियस ईयर 27, 28, previous year 28, 29, previous year 29, 30। ये 5 प्रीवियस ईयर्स में फिर से वो एसएससी सेक्शन नंबर 44 एडी में एंटर नहीं कर सकते, ये उनके लिए पेनल्टी है। जो प्रीवियस ईयर्स में सेक्शन नंबर 44 एडी वो ऑप्ट कर सकता था एंड उसके लिए करना मैंडेटरी था, बट उन्होंने किया नहीं, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर एंड उसके आगे का 5 साल उसके लिए सेक्शन नंबर 44 एडी मना है। बात समझ में आया? तो सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 का समरी क्या बन रहा है? देखो, मैंने बताया अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी ने कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया एंड सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो वो पर्टिकुलर एसएससी के ऊपर जिम्मेदारी बनता है कि आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स भी सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 का प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए अपना प्रॉफिट को डिक्लेयर करे। बट ये जिम्मेदारी तब काम करेगा जब ऑल अदर कंडीशंस भी उसके ऊपर काम करेगा। मतलब सेक्शन नंबर 44 एडी ने बताया कि एलिजिबल एसएससी बनना पड़ेगा, एलिजिबल बिजनेस कैरी ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके सेक्शन नंबर 44 एडी एप्लीकेबल हो सकता है। तो आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में कोई भी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जाके अगर एलिजिबल बिजनेस का डेफिनेशन में एसएससी का बिजनेस फिट नहीं करता है, तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी हट जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अदर कंडीशंस वाला बात यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। बात यहाँ क्लियर है? तो जो सारा प्रीवियस ईयर्स में एसएससी के ऊपर जिम्मेदारी था सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 के अनुसार कि वो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करे एज पर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1, अगर एसएससी ने कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ये जिम्मेदारी पूरा ना करे, मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी था एंड वो जिम्मेदारी पूरा कर सकते थे, ऑल अदर कंडीशंस भी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे थे, फिर भी वो पूरा ना करके बाहर आ गया, मतलब उन्होंने सेक्शन नंबर 44 एडी को ना कर दिया एंड नॉर्मल प्रोविजंस फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के बाद का 5 प्रीवियस ईयर्स में वो सेक्शन नंबर 44 एडी को अगेन ऑप्ट नहीं कर सकते। ये बताया जा रहा है इन दी सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4। बात समझ में आया? देखिए सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 को और एक बार
स्टडी करते हैं बेयर प्रोविजंस में क्या लिखा गया था, और एक बार स्टडी करते हैं क्या लिखा गया था। वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर, ये हमारा लिए था प्रीवियस ईयर 2021, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब फर्स्ट टाइम जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया जाएगा, एंड ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर्स रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग सच प्रीवियस ईयर। सच प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? सच प्रीवियस ईयर का मतलब होता है हमारा उदाहरण के रेस्पेक्ट में प्रीवियस ईयर 2021 नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। तो मीनिंग क्या बन रहा है? उदाहरण के रेस्पेक्ट में अगर बताएंगे तो एक पर्टिकुलर एसएससी ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2021 प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया था एंड सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। तो सच एसएससी के ऊपर जिम्मेदारी दे रहे सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 कि सच एसएससी जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट किया था, उसके आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स के रेस्पेक्ट में भी सेक्शन नंबर 44 एडी उसको ऑप्ट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट प्रॉफिट कब डिक्लेयर किया जाएगा? प्रीवियस ईयर्स के रेस्पेक्ट में असेसमेंट ईयर्स में प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाएगा। इसीलिए असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लिखा हुआ था ना 5 असेसमेंट ईयर्स रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग सच प्रीवियस ईयर। सक्सीडिंग सच प्रीवियस ईयर मतलब समझ में आ गया, 2021 का आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स के बारे में बात हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर्स में तो आप प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करोगे ना, प्रीवियस ईयर्स के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाएगा, बट प्रॉफिट ऑब्वियसली डिक्लेयर किया जाएगा असेसमेंट ईयर्स में। इसीलिए प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बार बार ये सारा वर्ड एक साथ आ रहे। नाउ अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? लिखा हुआ ना नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section। this section मतलब सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रॉफिट डिक्लेयर करने का बेनिफिट वो ऑप्ट नहीं कर सकते अगेन फॉर 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which profit has not been declared in accordance with the provisions of subsection 1। ये जो relevant to the previous year लिखा हुआ ना, इसका मतलब हमारा उदाहरण के लिए previous year 24-25 प्रीवियस ईयर में उन्होंने ऑप्ट करने का जिम्मेदारी निभाया नहीं, इसीलिए आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में वो बेनिफिट नहीं उठा सकते अगेन ऑफ सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1। बात समझ में आ गया? तो अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी प्रीवियस ईयर 2021 में फॉर द फर्स्ट टाइम सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रॉफिट डिक्लेयर किया तो उनको आगे का 5 साल भी सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब अप टू प्रीवियस ईयर 25-26 तक प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 एंड 25-26 प्रीवियस ईयर में जाके सेक्शन नंबर 44 एडी का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अगेन अगर प्रीवियस ईयर 26-27 में सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रॉफिट डिक्लेयर करे तो फिर से सेक्शन नंबर 44 एडी का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आफ्टर प्रीवियस ईयर 26-27 5 प्रीवियस ईयर्स सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार सच एसएससी को प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अदर कंडीशंस। बात आपको समझ में आ गया? ऐसे ही साइकिल चलते रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 5 का डिस्कशन। सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 5 क्या बता रहे? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 4। अभी हम लोग रीड कर रहे हैं सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 5। सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 5 बता रहे इन केस देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन, किसके साथ किसका कॉन्ट्राडिक्शन? सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 4 तक जो भी प्रोविजंस मेंशन किया गया है उसमें से कोई भी एक प्रोविजन नहीं तो हर एक प्रोविजन के साथ अगर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 5 का प्रोविजन का कंट्राडिक्शन स्टार्ट होता है तो इन दैट केस आपको सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 5 का प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए पीजीवीपी इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। मतलब आपको इग्नोर करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 4 तक प्रोविजंस जो मेंशन है वो सारा प्रोविजंस को। बात समझ में आया? इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा होगा। नेक्स्ट क्या लिखा गया? एन एलिजिबल एसएससी टू whom the provisions of subsection 4 are applicable। अब मुझे बताइए कौन सा एलिजिबल एसएससी के ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होता है? आप बताओगे सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 एक टाइप का पेनल्टी प्रोविजंस होता है। कौन सा टाइप का पेनल्टी प्रोविजंस होता है एंड कौन सा सिचुएशन में ऐसा पेनल्टी प्रोविजंस अट्रैक्टेड होता है? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। आप क्या बताओगे? आप बताओगे
अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रॉफिट डिक्लेयर करे, मतलब सेक्शन नंबर 44 एडी को ऑप्ट करे, तो पर्टिकुलर एसएससी के ऊपर जिम्मेदारी होता है कि वो पर्टिकुलर एसएससी आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स भी सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रॉफिट डिक्लेयर करे, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अदर कंडीशंस। मानो कि आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स में से कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो पर्टिकुलर एसएससी सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 के अनुसार प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते थे एंड उनके ऊपर जिम्मेदारी था डिक्लेयर करने का, फिर भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने सेक्शन नंबर 44 एडी से बाहर आ गया, तो उनके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन था कि जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो सेक्शन नंबर 44 एडी से बाहर हो गया, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर एंड आगे का 5 प्रीवियस ईयर्स वो फिर से सेक्शन नंबर 44 एडी ऑप्ट नहीं कर सकता है, सेक्शन नंबर 44 एडी का बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये था पेनल्टी प्रोविजंस एज पर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4। नाउ सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 5 एडिशनल पेनल्टी प्रोविजंस बता रहा है। कौन सा एडिशनल पेनल्टी प्रोविजन? सबसेक्शन 4 में जो पेनल्टी प्रोविजंस है उसके एडिशन में और एक पेनल्टी प्रोविजंस बता रहा है। क्या बता रहा है? हुज टोटल इनकम, मतलब जिसके ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 का पेनल्टी प्रोविजंस एप्लीकेबल हुआ था, मतलब जिन्होंने जो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में सेक्शन नंबर 44 एडी से बाहर हो गया वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर एंड आगे का 5 साल सेक्शन नंबर 44 एडी का बेनिफिट तो क्लेम नहीं कर पाएगा, बट उनके ऊपर और एक पेनल्टी लग रहा है। क्या पेनल्टी? अगर उनका टोटल इनकम एक्सीड किया है मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, तो उनके ऊपर एडिशनल पेनल्टी लगेगा। कौन सा पेनल्टी? शैल बी रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स as required under subsection 2 of section number 44 AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44 AB। मतलब जो सारा प्रीवियस ईयर्स का रेस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 का पेनल्टी प्रोविजंस अट्रैक्टेड हुआ है कोई एक पर्टिकुलर एसएससी को, जो सारा प्रीवियस ईयर्स का रेस्पेक्ट में सेक्शन नंबर 44 एडी का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पा रहे एक पर्टिकुलर एसएससी ड्यू टू पेनल्टी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4, वो सारा प्रीवियस ईयर्स में से कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर वो पर्टिकुलर एसएससी का टोटल इनकम एमईएल को क्रॉस करते हैं, एमईएल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स एंड एमईएल अलग अलग एसएससी का कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डिटरमाइंड होता है। जैसे हम लोग के लिए एलिजिबल एसएससी कौन कौन सा है अब बताओगे? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अदर कंडीशंस, मतलब वो 2 करोड़ वाला जो टर्नओवर था वो कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ता है रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी को, तभी जाके एलिजिबल एसएससी बनता है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचएफ, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी, ये तीनों का एमईएल अलग अलग है। रेसिडेंट इंडिविजुअल का कॉन्टेक्स्ट में अगर बताएंगे तो रेसिडेंट इंडिविजुअल का एज के ऊपर डिपेंड करता है एमईएल कितना है, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी जिसका एज लेस देन 60 ईयर्स है वो अगर 2.5 लाख तक नॉर्मल इनकम कमाए तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, 2.5 लाख से ज्यादा नॉर्मल इनकम कमाने में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी जिसका एज लेस देन 60 ईयर्स है उनके लिए एमईएल माना जाएगा 2.5 लाख, मतलब मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो मैक्सिमम नॉर्मल इनकम 2.5 लाख तक कमाने में कोई टैक्स नहीं है। आपको समझना पड़ेगा एमईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल इनकम के साथ लिंक्ड है, स्पेशल इनकम के साथ लिंक्ड नहीं है। ये लागू करता है फिनांस एक्ट एंड स्पेशल इनकम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लागू करता है इनकम टैक्स एक्ट। बात क्लियर? नाउ अभी बता रहे 2.5 लाख तक नॉर्मल इनकम कमाने में रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी जिसका एज लेस देन 60 ईयर्स है उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जो रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी का एज लेस देन 60 ईयर्स है उनके लिए एमईएल माना जाएगा 2.5 लाख। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी का एज 60 ईयर्स एंड अबव है, मतलब सीनियर सिटीजन है, बट लेस देन 80 ईयर्स है, और रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी 3 लाख तक नॉर्मल इनकम कमाने में कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से ज्यादा नॉर्मल इनकम कमाने में टैक्स है, मतलब जो रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी का एज 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स है उनके लिए एमईएल हो जाएगा 3 लाख। एंड जो रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी का एज 80 ईयर्स और मोर है वो अगर 5 लाख तक नॉर्मल इनकम कमाए कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से ज्यादा नॉर्मल इनकम कमाने में टैक्स लगेगा। इसका मतलब हो गया जो रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी का एज 80 ईयर्स और मोर, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन बढ़ गया, सुपर सीनियर सिटीजन वाला एसएससी के लिए 5 लाख हो जाएगा एमईएल। बात क्लियर हो गया? अच्छा, अगर एचएफ के बारे में बात करेंगे रेसिडेंट एचएफ, तो 2.5 लाख रेसिडेंट एचएफ के लिए होता है एमईएल, मतलब 2.5 लाख तक नॉर्मल इनकम कमाने में कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा कमाने में टैक्स है। बात समझ में आ गया? एक ही एमईएल है, रेसिडेंट एचएफ के लिए एक ही एमईएल है। एंड अगर आप रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करोगे एक्सक्लूडिंग एलएलपी तो 0 हो जाएगा एमईएल, मतलब 1 पैसा भी कमाने में, 1 पैसा भी नॉर्मल इनकम कमाने में टैक्स लग जाता है रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म को एक्सक्लूडिंग एलएलपी। बात समझ में आ गया? तो जो
पर्टिकुलर एसएससी के ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 का पेनल्टी प्रोविजन लागू हुआ था। मतलब जो सारा प्रीवियस ईयर्स के रेस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर एसएससी सेक्शन नंबर 44 एडी का बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उसका टोटल इनकम अगर एमईएल को क्रॉस करे तो उनके ऊपर एडिशनल पेनल्टी लग रहा है। क्या एडिशनल पेनल्टी? उनको मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए लिखा गया है, shall be required to keep and maintain such books of account and other documents as required under subsection 2 of section number 44AA। 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। मतलब सेक्शन नंबर 44AA के अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को कीप एंड मेंटेन करना पड़ेगा एंड गेट देम ऑडिटेड। मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा एंड फर्निश अ रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करना पड़ेगा रिगार्डिंग दैट ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44AB। तो देखो जो सारा एसएससीज सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 4 का पेनल्टी प्रोविजंस को अट्रैक्ट किया, उनके ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 5 का पेनल्टी प्रोविजंस एडिशनली अट्रैक्ट हो सकता है अगर जो सारा प्रीवियस ईयर्स का रेस्पेक्ट में वो सारा एसएससीज सेक्शन नंबर 44 एडी का बेनिफिट को क्लेम नहीं कर पा रहे, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो पर्टिकुलर एसएससी का टोटल इनकम वो पर्टिकुलर एसएससी के लिए जो एप्लीकेबल एमईएल है वो एप्लीकेबल एमईएल को क्रॉस करता है, तो पर्टिकुलर एसएससी के ऊपर इन सच प्रीवियस ईयर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 5 का एडिशनल पेनल्टी प्रोविजंस लागू हो जाएगा। मतलब उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को कीप एंड मेंटेन भी करना पड़ेगा एंड सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6। सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6 मेरा साथ रीड करना स्टार्ट कीजिए। सबसेक्शन 6 बता रहा है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। दिस सेक्शन का मतलब ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 44 एडी notwithstanding anything contained in the foregoing provisions। foregoing provisions का मतलब क्या है? in this case foregoing provisions का मतलब है सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 तक जो भी प्रोविजंस को मेंशन किया गया है वो सारा प्रोविजंस। बात समझ में आ गया? सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6 में जो foregoing provisions लिखा गया है, foregoing provisions का मतलब सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 तक जो भी प्रोविजंस मेंशन किया गया है वो सारा प्रोविजंस। नेक्स्ट, shall not apply to clause 1 clause 2 क्लॉज 3। मतलब सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 तक जो भी प्रोविजंस मेंशन्ड है वो सारा प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगा ऑन ऑल द एसएससीज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6 क्लॉज नंबर 1 क्लॉज नंबर 2 क्लॉज नंबर 3। बात क्लियर हो रहा है? एंड नेक्स्ट आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज कर सकता है कौन कौन सा पर्सन के ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 का प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगा। मतलब कौन कौन सा पर्सन का नाम लिखा गया है अंडर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6 क्लॉज नंबर 1 क्लॉज नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 3। तो आइए सारा क्लॉजेस का स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6, तभी जाके हम लोग समझ पाएंगे। तो सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6 क्लॉज नंबर 1 में लिखा गया है ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन। ऐसा कोई पर्सन जो प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है, कौन सा प्रोफेशन? एज रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 44AA। तो सेक्शन नंबर 44AA सबसेक्शन 1 के अंडर जो सारा प्रोफेशन को मेंशन किया गया है उसमें से कोई भी एक प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है, ऐसा कोई पर्सन के ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 तक प्रोविजन से अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, ए पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। तो ऐसा कोई पर्सन जो कमीशन और ब्रोकरेज नेचर का इनकम अर्न कर रहे हैं वो पर्सन के ऊपर भी सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 तक प्रोविजन से अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, ए पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस। तो ऐसा कोई पर्सन जो एजेंसी बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं उसके ऊपर भी सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 तक प्रोविजन से अप्लाई नहीं होगा। बात आपको क्लियर हो गया? नेक्स्ट, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर सकता है कि सर हम लोगों ने जब एलिजिबल बिजनेस का डेफिनेशन स्टडी किए थे, एलिजिबल बिजनेस का डेफिनेशन के साथ सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6 में जो प्रोविजंस डाला गया उसका कंट्राडिक्शन क्लियर हो गया, माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही। एट फर्स्ट सेक्शन नंबर 44 एडी एनालिसिस स्टार्ट करने के टाइम में हम लोग दो एक्सप्लेनेशन स्टडी किए थे। एक था एलिजिबल एसएससी का एक्सप्लेनेशन, दूसरा था एलिजिबल बिजनेस का एक्सप्लेनेशन। तो आप अगर एलिजिबल एसएससी का एक्सप्लेनेशन में फॉल किया एंड एलिजिबल बिजनेस का एक्सप्लेनेशन में भी फॉल किया, मतलब आप एलिजिबल एसएससी हो एंड एलिजिबल बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, इसका मतलब आपके ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 का प्रोविजंस आपके ऊपर तब अप्लाई होगा जब आपने सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6 को अट्रैक्ट नहीं किया। मतलब समझ में नहीं आया? अगर आप एलिजिबल एसएससी हो एंड एलिजिबल बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो आपके ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 का प्रोविजंस तब अप्लाई होगा जब आपने सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6 को अट्रैक्ट नहीं किया। अगर आप एलिजिबल एसएससी हो, एलिजिबल बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो आपके ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 का प्रोविजंस अप्लाई होगा सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6।
मतलब अगर आपने सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 6 को अट्रैक्ट नहीं किया, तभी जाके आपके ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 का प्रोविजन अप्लाई होगा। मतलब आप एलिजिबल एसोसी हो, एलिजिबल बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर सेक्शन नंबर 44 एडी सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 का प्रोविजन नहीं भी अप्लाई हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो दिस वाज सेक्शन नंबर 44 एडी।